दुनिया जानती है कि बुलडोजर एक्शन जो हुआ है वो कानून को धत्ता बताकर हुआ, बड़ी चालाकी से। किसी को पता ही नहीं चला आरक्षण है भी कि नहीं है। उस पे भी वर्गीकरण, उस पे भी क्रीमी लेयर, उस पे भी नोट सुटेबल, लिटरल इंट्री, यानी इतने रास्ते ढूंढ लिए गए। ऊपर से 10% EWS। जब आपको हमारे 15% से, हमारे 7.5% से, हमारे 27% से पेट में दर्द है, तो आपके नकली 10% से हमको पेट में दर्द नहीं होगा। और अतीक को मारने वाले ये 3 आतंकवादी कहाँ हैं? मसला ही दाब दिया गया। और अमेरिका की पॉलिसी लोकतांत्रिक नहीं है, वो साम्राज्यवादी सोच है। प्रभुत्व डालने के लिए किसी भी सीमा को पार करेगा, और वो व्यापारी है, तस्कर है। वो इसके हथियार का दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर है। वो 2 देशों को लड़ाता है और दोनों को हथियार देता है। बहुत देर से सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी सी टिप्पणी, इसको मैं मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस पर बड़ी चर्चा होती, और जो टारगेटेड बुलडोज़र चले हैं उसमें चलाने वाले मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए था। अगर कानून का राज स्थापित करना है तो देखिए, दुनिया जानती है कि बुलडोज़र एक्शन जो हुआ है वो कानून को धत्ता बताकर हुआ, कानून को अंगूठा दिखाया गया। आप एक बात बताइए कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी हुई। कोई भी किसी भी धर्म के क्या कहते हैं मानने वाले हों, अगर उनके आराध्य के साथ कहीं भी इस तरह की बात होती है, टीका टिप्पणी, उनको इतना तो अधिकार लोकतंत्र में है कि वो कम से कम प्रोटेस्ट करके विरोध प्रदर्शन कर सकें। जी हाँ। लेकिन छतरपुर में आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन के बाद अंजाम क्या हुआ? तमाम लोगों की पिटाई, परेड, पुलिस तुम्हारी, बोलो नारा लगाओ पुलिस हमारी बाप है। आप समझ रहे कि नहीं? नंबर देना पाप है, वो जो पहले हम लोग पढ़ते थे, वो पुलिस हमारी बाप है, पत्थर चलाना पाप है, ये सब जुलूस निकाला गया, ये गैर इंसानी तरीक़ा। उसके बाद सबके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा करके संविधान का विरोध और देश के कानून का अपमान करने की जो धारा है उसमें मुकदमा करके गिरफ्तार कर लेना, तो पूरे देश में एक संदेश जाता कि भाई यहाँ भारत में कानून का राज है। अब जब सब कुछ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा एक छोटा सा टिप्पणी किया, मरहम, कटा पूरा शरीर, ठीक है, मरहम थोड़ा सा छिड़का दिया, अच्छा नहीं, अच्छा जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो है ना ऐसा नहीं होगा, यही है ये। इसलिए मैं बहुत संतुष्ट इस टिप्पणी से नहीं हूँ। आपको याद होगा नुपुर शर्मा वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, वो भी जो है वो मरहम भी लगाने का काम था, हुआ कुछ नहीं। तो यदि देश में संविधान का राज स्थापित करना है तो आपको संवैधानिक फैसले अलल ऐलान देने होंगे। ये कोई भी बड़ा से बड़ा वकील आ जाए, हमको ज़रा समझा दे कि किस कानून में है कि सरकार जब चाहे जहाँ चाहे बुलडोज़र चला दे। ऐसा अगर है तो फिर तो मैं भी मान जाऊंगा अगर है तो, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ कि बिल्कुल कतई नहीं। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी लोग कहते हैं कि इसी तरह से बदमाशी रुकेगी, जो लोग बदमाशी करते हैं, जो लोग अपराध करते हैं, बदमाशी बढ़ रही है, रुक रही है। बदमाशी सरकार की तरफ से हो रही है, संविधान इसी तरह से मिटेगा ये क्यों नहीं आप कह रहे हैं? पहले संविधान के 1 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट, जैसे आरक्षण को मिटा दिया बड़ी चालाकी से, किसी को पता ही नहीं चला आरक्षण है भी कि नहीं है। 7% SC और 15.5% OBC, 15% SC और 7.5% ST और 27% OBC, ये जो टोटल 49% है, ये सबको मिल गया, सब फुलफिल है, एकदम मज़े में। कभी सर्वे कराया आपने? किसी को नहीं मिला। न 27% फुलफिल है, न 15% फुलफिल है, न 7.5% फुलफिल है। उस पे भी वर्गीकरण, उस पे भी क्रीमी लेयर, उस पे भी नोट सुटेबल, नोट अवेलेबल, इत्यादि इत्यादि, लिटरल इंट्री, यानी इतने रास्ते ढूंढ लिए गए। ऊपर से 10% EWS।
तो कुल मिला के संविधान का एक एक पार्ट ऐसे कमज़ोर किया जा रहा है, सारे ड्रामे हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में पेट में दर्द क्यों होता है? जब आरक्षण सभी लोगों को मिल रहा है, तो अगर सवर्ण को ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है तो फिर उसमें आप लोगों को क्यों दिक्कत है? नहीं, जिसको संवैधानिक आरक्षण सामाजिक विषमताओं के कारण दिया गया, उसको तो आप दे ही नहीं रहे। आपको क्यों पेट में दर्द, पहले आपने बताइए, तब हम बताते हैं ईडब्ल्यूएस पे क्यों है। जब आपको हमारे 15% से, हमारे 7.5% से, हमारे 27% से पेट में दर्द है, तो आपके नकली 10% से हमको पेट में दर्द नहीं होगा। दोनों बातें ईमानदारी से इधर आप लागू करते, सपोर्ट करते, तो अगर ये बात आती कि भाई आर्थिक आधार पर भी दिया जाना चाहिए तो शायद इसको एक्सेप्टेबल माना जाता। लेकिन आपने जो सामाजिक आधार असल था, आरक्षण का उद्देश्य इकोनॉमिकल डिसबैलेंस को रोकना नहीं था, सोशल डिसबैलेंस को रोकना था। सामाजिक विषमताओं को पाटने के लिए आरक्षण है, आर्थिक विषमताओं को पाटने के लिए आरक्षण नहीं है। अच्छा, एक सवाल लेंगे। आप बुलडोजर एक्शन पे हमने बात की, आजकल यूपी में इनकाउंटर बहुत हो रहा है। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो है अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव की माँ आज कोर्ट में गई और कई अफसरों पे जो है FIR हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो मैं बधाई दूंगा ऐसी माँ को जिसने हिम्मत जुटाया है। न्याय के लिए जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। इनकाउंटर पर लगातार ये सवाल उठे हैं। अब एक बात बताइए, अतीक अहमद को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया, वो कहाँ हैं हमलावर? उनके घर पर तो बुलडोज़र भी नहीं चला। अच्छा, उनका कहीं चर्चा भी अब नहीं हो रहा किसी चैनल पर कि भाई आज पेशी मुख्तार जेल में थे, तो हर 10 घंटे के बाद एक खबर चलती थी, यहाँ पहुँचे तो वहाँ खींच के लाए, तो योगी ने ये कर दिया, तो आज पेश हुए, तो आज मूत दिए। अतीक अहमद खड़े खड़े, ठीक ने मूतने का पूरा धार तक दिखाया गया। और अतीक को मारने वाले ये 3 आतंकवादी कहाँ हैं कहाँ, किस जेल में हैं, किस पोजीशन में मूत रहे हैं, आग रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पेशी पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि नकली था कि क्या था, मसला ही दाब दिया गया। अब भारत को पता ही नहीं कि वो तीनों गए तो गए कहाँ। तो सवाल तो पैदा होता ही है ना कि ये इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठ रहा है। उनके परिवार के लोग उठा रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध इनकाउंटर था, इशरत जहां इनकाउंटर, आपको पता है, गुजरात में। उस पर जो तथ्य सामने आए वो भी फर्जी माना गया था। लेकिन सवाल है, हुकूमत के सामने बड़ी ताकत है। भगवान के बाद सबसे बड़ी ताकत तो हुकूमत की होती है। कौन टिकेगा? हो जो बोला बेचारा वो जो IPS है। नहीं, आप लोग आरोप लगा रहे थे कि मंगेश यादव का जो इनकाउंटर किया गया था तो वो जाति देखकर किया गया था। उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का भी हो गया, वो तो ठाकुर हैं। तो अनुज प्रताप के पिता का बयान आपने नहीं सुना क्या? उनके पिता ने कैमरे पर आकर कहा कि हम तो ठाकुर थे, आपने हमको क्यों मारा भाई? मतलब ठाकुरों में ये मैसेज है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा इनकाउंटर नहीं होगा। सो गलती से होता है। आपको पता है कि मिश्रा को गौरक्षकों ने मारा था। जी हाँ, आर्यन मिश्रा। हाँ, क्यों मारा था? वो एक्सीडेंटल था। वो तो बाद में मारने वाले ने बयान दिया, हत्यारे ने, कि मुझे तो पता होता, मैंने तो पाप किया जो ब्राह्मण की हत्या कर दी। मैं तो मुसलमान समझ रहा था। मुसलमान को मारना पुण्य था इसका मतलब, और ब्राह्मण को मार के उसने पाप किया। माइंड सेट को समझिए पहले। ये बयान मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। क्या लग रहा है, यूपी में धर्म और जात देख के शासन हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है अगर तो कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है और लगना चाहिए तमाम लोगों को कि जो कुछ भी हो रहा, मुख्यमंत्री की ये भाषा होगी कि मिट्टी में तुझे मिला दूंगा। पहले ईद में बिजली दी जाती थी, दिवाली में काटी। कितना झूठ, फेक नैरेटिव कैसे डेवलप किया। मतलब दीपावली में बिजली काट देते थे पिछली सरकार, मतलब बहन जी की सरकार और अखिलेश जी की सरकार और मुलायम सिंह की सरकार, और ईद में बिजली देते थे। अब इनके नेता गृह मंत्री अमित शाह जी मुहर्रम में डबल सिलेंडर भी दे रहे हैं, आपको पता ही है। और ईद में मुहर्रम में 2-2 सिलेंडर एक्स्ट्रा देंगे कश्मीर में। तो ये ईद में मुहर्रम में देंगे, और अगर दूसरी सरकार ने ईद मुहर्रम में दिया तो तुष्टीकरण हो गया। और आपने टारगेट करके ईद में लाइट काटना शुरू किया। रमज़ान में पावर कट की खबरें आई हैं। लेकिन जब नसरुल्लाह की मौत होती है, इजराइल मारता है, तो लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और यहाँ से नारे लगते हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। भाई देखिए, दुनिया में ना वैचारिक क्या कहते हैं, एक गिरोह, अलग अलग विचारों पर चलने वाले लोग। तो नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे,
उनके मानने वाले भी दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, भारत में भी हैं, और नसरुल्लाह को शहीद बोलने वाले भी भारत में हैं। तो जो वैचारिक समानता वाले लोग हैं वो गम मना रहे थे और वो कह रहे थे कि हर घर से नसरुल्लाह निकले। नसरुल्लाह ने भारत का क्या बिगाड़ा, ये पहले बताइए। नहीं, नसरुल्लाह ने भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन नसरुल्लाह का भारत से संबंध क्या है? नहीं, भारत से संबंध तो मैंने बता दिया आपको, वैचारिक। ठीक है, वो जिस पंथ का वो मानने वाला शिया पंथ का था, शिया पंथ के जो लोग थे उन्होंने गम मनाया। मौलाना शिया के सबसे बड़े आलिम थे मौलाना कल्वे जव्वाद, उन्होंने तो शोक सभा किया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। कीजिए ना गिरफ्तार, क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? ये माहौल फेक मत बनाइए। पूरी दुनिया का एक सेटअप है जीने का। जिस तरह से ईरान ने जो मिसाइलें दागी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जो है ईरान को इजराइल नक्शे से मिटा देगा। चलिए, तो विश्व के मामलों पर नज़र रखने वाले उन विशेषज्ञों की इन बातों के लिए हम भी प्रतीक्षारत हैं, हम भी देखते हैं। क्यों घबराया क्यों जाए भाई, पहले ही हम ज्योतिषी क्यों बन जाएं कि क्या होगा। हम इतनी बात ज़रूर कहते हैं कि इसराइल जो है वो गलत रास्ते पर है। इसराइल को फ़िलिस्तीनियों का उनका पूरा अधिकार तो कह रहा है कि मैं अपने आत्मरक्षा के अधिकार में जो भी करता हूँ मैंने आत्मरक्षा के अधिकार में किया। ही करता है तो फिर फ़िलिस्तीन को मिटा क्यों रहे हो आप? फ़िलिस्तीन ने आपके साथ क्या किया था? आप कहोगे 7 अक्टूबर को हमला, अबे पूरे 40 साल से तो फ़िलिस्तीनियों को तुम मार ही रहे हो, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो, उनका भूमि कब्जा किए हुए, उनकी ज़मीन कब्जा किए हुए, वहाँ यहूदियों की आबादी बसा रहे हो। इजराइल के महिलाओं का, बच्चों का जो अपहरण किया गया है और अभी भी वो उनके अपहरण में। बेंजामिन नेतन्याहू का अपहरण कर लेता किसी तरह, खेल हो जाता, और देर सवेर वो भी होगा। आपने नसरुल्लाह को मार के डंका बजाया, हो सकता किसी दिन आपको मार के भी लोग डंका। अमेरिका जो कि विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो रक्षक है, वो कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। आप लोगों को कहाँ ट्रेनिंग मिलती, कौन जगह से ट्रेनिंग लेके आ गए आप भी नागपुर चले गए थे क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का रक्षक है? लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा भारत में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट को इस लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। अमेरिका में कब से लोकतंत्र हो गया? और अमेरिका की पॉलिसी लोकतांत्रिक नहीं है, वो साम्राज्यवादी सोच है। वो क्या कहते हैं, सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए, अपना प्रभुत्व डालने के लिए किसी भी सीमा को पार करेगा। और वो व्यापारी है, तस्कर है। वो जैसे गांजा बेचने वाला, अफीम बेचने वाला, ये हथियार बेचने वाला, इसके हथियार का दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर है। वो 2 देशों को लड़ाता है और दोनों को हथियार देता। ये कौन सा डेमोक्रेसी है भाई? ये हथियार जो अभी रन कर रहे हैं हमास के पास, हिजबुल्लाह के पास, हूती के पास, क्या ये सब रूस और चीन के? इसमें अमेरिका का कुछ नहीं है, इसमें अमेरिकी हथियार नहीं है। ISIS के पास कौन से हथियार थे, और तालिबान के पास कौन से हथियार थे, और ओसामा बिन लादेन के पास कौन से हथियार थे? ये सवाल कोई पूछे तो सही। हमारे देश से वो बम फोड़ के भाग गया ये दाऊद इब्राहिम, इसके पास कौन सा हथियार था? सब अमेरिकी हथियार है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। ईरान को इसका जो है, अगर वो शांति के रास्ते पे नहीं आएगा तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं, शांति के रास्ते पर तो ईरान चल ही रहा है। ईरान 180 मिसाइलें दाग के पड़ोस में कहाँ शांति फैला रहा? ईरान के पड़ोस में जो देश है वहाँ कोई युद्ध है क्या? नहीं है ना। तो फिर पड़ोस को तुम परेशान कर रहे हो और तुम हजारों किलोमीटर 7 समुंदर पार से आके करवा रहे हो, तो मुजरिम तुम हो। इसलिए मुजरिम नंबर 1 अमेरिका, मुजरिम नंबर 2 बरतानिया, मुजरिम नंबर 3 फ्रांस, मुजरिम नंबर 3 जर्मनी, मुजरिम नंबर 5 इसराइल तो 5वें 6ठे नंबर का मुजरिम है। ये जो लोग उसके पीठ पर आकर खड़े हैं, चर्चा बेटा सोली पर करवा रहे हैं, वो मुजरिम है जो पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद किया। एक सरकार बशर अल असद के बचाव में आती है तो अमेरिका हथियार देकर सशस्त्र आंदोलन करवाता। अमेरिका जो है सद्दाम हुसैन के खिलाफ बाज़ाब्ता वहाँ जो है एक फौज खड़ी कर चुकी थी पहले ही, जिसको कुर्द कहते थे, और उन कुर्दों के कांधे पर बंदूक रख के पूरे इराक को इसने तबाह करवाया। तो ये सब कांड लगातार हो रहा है। आज सऊदी को उंगली पर नचा रहा अमेरिका, सऊदी के जरिए जो है वो यमन में अस्थिरता ला रहा अमेरिका। तो पूरी दुनिया में अस्थिरता, मानवता का कत्ल, जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार आने वाले समय में क्या होगा? इस जंग ये जो चल रही है कहाँ जाएगा? मैं ना वार एक्सपर्ट हूँ,
न रक्षा विशेषज्ञ हूँ, न ज्योतिषी हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ह्यूमैनिटी का तकाजा है, मानवता का तकाजा कुछ है। लोग हैं वो कह रहे हैं कि ईरान नक्शे से मिट जाएगा क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा मानना है कि इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। तो चलिए वक्त बताएगा कि कौन नक्शे पर रहेगा और कौन नक्शे से। चलिए ठीक है, थी हमारे साथ थे गुलाम सरवर साहब, इन्होंने हमसे छोटी सी बातचीत की। क्या है आपकी राय? इस बातचीत पे आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।